हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 2 का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला है। देखिए, मैंने आपको टेस्ट पेपर दे दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आज ईमानदारी से टेस्ट पेपर सॉल्व किया है। अब ईमानदारी से टेस्ट पेपर सॉल्व किया है तो उस ईमानदारी का परिणाम जो है वो आपको यहां देखने को मिलेगा। कैसे? तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर बताते चलूंगा इस वीडियो लेक्चर में, और उसी के साथ साथ आंसर बताते चलूंगा कि यही क्यों आंसर है, और अगर कुछ आपने गलत किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या गलती करी है। ठीक है, तो आप भी क्या करिए, अपना जो आंसर शीट है, मतलब आपने जो उस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो आंसर्स लगाए हैं तो उन आंसर्स को टैली कर लेना, एक्सप्लेनेशन समझ लेना। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बता देता हूं। देखिए, मैं तो आपको पेपर दे ही रहा हूं, इसके अलावा भी क्या है, आप ज्यादा पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नेम्स जो हैं, डेट्स जो हैं, इन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, उससे आपको एक कह सकते हैं कि प्रिपरेशन जो है ना, तो रिफाइनमेंट आती रहेगी प्रिपरेशन में। क्लियर हुआ? अब आगे की इंपॉर्टेंट चीज जो एक और बताना है आपको वो ये है कि देखिए, पैटर्न वही है सारी चीजें। मतलब क्या है कि आपको 90 मिनट्स के अंदर करना था पेपर, तो उम्मीद आपसे हमेशा यही रहेगी कि जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा तो कर ही रहे हैं। तो आपने 90 मिनट्स में पेपर सॉल्व भी किया होगा। क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट करना था कितने, तो जैसे 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, तो 50 जिसमें आप 100% श्योर हो वही 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हो, सारे सेक्शंस को सारी गाइडलाइंस के हिसाब से काम किया हो। ठीक है, ये मेरी उम्मीद है आपसे, और आपने किया ही होगा, मुझे पता है। ठीक, तो अब देखिए, जो एक एक क्वेश्चन है उन एक एक क्वेश्चन को हम क्या करते चलते हैं, यहाँ पे समझते चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज वही है कि आपके समय से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्रयास यही रहेगा कि फटाफट से इस वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशंस बता दूं और उनका एक्सप्लेनेशन बता दूं, ताकि आपका समय भी बचे और उस समय का सदुपयोग आगे जाके भी करो आप कहीं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, व्हाट डिड दास वॉल्क स्टैंड फॉर। पहला सवाल यही था। तो पहला सवाल, हाँ, कल जो पेपर दिया था तो उससे रिलेटिवली ये वाला पेपर एक लेवल अप है। देखो, इजी और टफ की डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग क्या है, आपने पढ़ा है तो सब इजी, नहीं पढ़ा है तो सब टफ, सिंपल सी चीज है। लेकिन फिर भी कल जो आपने पेपर 1 सॉल्व किया था, टेस्ट पेपर 1 की अपेक्षा में टेस्ट पेपर 2 जो है एक लेवल अप था। तो इसमें उम्मीद यही रहेगी कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, अपना स्कोर जरूर बताना लास्ट में। चलो मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन था, व्हाट डिड दास वॉल्क स्टैंड फॉर। ठीक है, तो डेमोक्रेसी, फैक्ट्री वर्कर्स, स्लम ड्वेलर्स, कॉमन पीपल। तो यहां पे डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, डी ऐसा होता है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। यहां पे डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए, दास वॉल्क का आइडिया जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, रोमांटिसिज्म, ध्यान आया, तो वहां से निकल के आया ये कंसेप्ट, और वहां से निकल के आने के बाद में कंसेप्ट दास वॉल्क स्टैंड फॉर कॉमन पीपल। तो ट्रू कल्चर ऑफ द जर्मनी रिसाइड्स इन द कॉमन पीपल ऑफ द जर्मनी। ठीक है, तो यहां पे दास वॉल्क इज द राइट आंसर। दास वॉल्क का कॉमन पीपल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, when an abstract idea, for instance greed, envy, freedom, liberty, is expressed through a person or a thing, it is known as। जब आप एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं तो उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम एक्सप्रेस जब करते हैं तो वो किस नाम से जानी जाती है? एलेगरी। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे अलग अलग एलेगरीज कंस्ट्रक्ट की गई थी, मैरियन, जर्मेनिया, ठीक है, भारत माता की एलेगरी। तो उस तरह से क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो एलेगरी कहलाती है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, व्हाट वर द कंसिक्वेंसेज ऑफ जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830। आई होप कि आपने सही किया हो, लेकिन इसमें भी कुछ बच्चों ने अगर गड़बड़ करी हो तो अपना सुधार करना, देखो क्या गलती कर सकते हो। आपको पता है द एज ऑफ रेवोल्यूशन टॉपिक है ना, 1830 से 1848 एज ऑफ रेवोल्यूशन वाला। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। तो वहां पे आप देखेंगे तो पैराग्राफ स्टार्ट ही ऐसा होता है क्या, कि जुलाई रेवोल्यूशन आता है। जुलाई रेवोल्यूशन 1830 में कहां पे? फ्रांस में। और उसके बाद में क्या है, पूरा का पूरा यूरोप जो है तो उसी तरह से खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलने लगता है। व्हेन फ्रांस स्नीजेस, रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो वही चीज यहां पे होती है। अब पूछा ही गया कि कंसिक्वेंसेस क्या थे, तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि 1815 में जो मोनार्क को रिस्टोर किया गया था, उस मोनार्क को वापस उठा के पटक दिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी। तो अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुई फिलिप एट इट्स head was installed in France, सही है। सेकंड क्या, uprising in Brussels took place which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Britain, both A and B और none of the above। तो यहां पे क्या सही आंसर होना चाहिए? तो देखो, consequences of July Revolution of 1830, तो यहां पे पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही लग रहा होगा, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन को गलत है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम टूटता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, तो ओनली ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर।
ए शुड बी दी राइट आंसर, ठीक है, यहां पे सी लिख दिया है तो उसको ए कर लो, ए इज द राइट आंसर। इस सवाल के लिए क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। समझ में आया ना? मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने ए और बी लगाया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन इग्नोर कर दिया है। जिन जिन्हें गलती करी है, ये आप लोगों के लिए एक पार्ट है। किस चीज का पार्ट है कि आप सीखे उससे क्या, कि जल्दीबाजी नहीं करेंगे कोई पढ़ने में। तो ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये रहा, Which one of the following was not a part of the concept of nation state? ठीक है, नेशन स्टेट का पार्ट इनमें से क्या नहीं है? Which one of the following was not a part of the concept of nation state? Clearly defined boundary, national identity based on culture and history, sovereignty, freedom from monarchy. तो नेशन स्टेट की जब बात करते हैं ना, तो क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज होती है नेशन स्टेट की, नेशनल आइडेंटिटी होती है बेस्ड ऑन कल्चर एंड हिस्ट्री, सोवरेनिटी की बात की जाती है, ये बात भी सही है। लेकिन अगर बात की जाए फ्रीडम फ्रॉम मोनार्की, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं कि नेशन स्टेट में मोनार्की ना रहे, ठीक है, तो मोनार्की भी हो सकती है। तो यहां पे डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द यूरोपियन कंजर्वेटिव्स नॉट बिलीव? यूरोपियन कंजर्वेटिव्स किस चीज में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिड यूरोपियन कंजर्वेटिव्स नॉट बिलीव? ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्ट्रेंथन मोनार्की, अ रिटर्न टू अ सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, नन ऑफ द अबव। यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो आप देखेंगे तो वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस में विश्वास रखते थे, ठीक है, मोनार्की को स्ट्रेंथन करने में विश्वास रखते थे, रिटर्न टू अ सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज इस चीज में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। और प्री रेवोल्यूशनरी टाइम के पहले सोसाइटी थी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ सोसाइटी ही, लेकिन वहां पे वो क्या थी, मॉडर्न नहीं थी। तो दे डिड नॉट वांटेड अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, ठीक है। तो वो मोनार्की को तो एस्टैब्लिश करना चाहते थे, लेकिन सोसाइटी चाहते थे कि थोड़ी मॉडर्न हो जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या है, सी शुड बी दी राइट आंसर, ठीक है। पूछा ये ना, नॉट बिलीव, तो दे डू नॉट बिलीव इन द रिटर्न ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। क्लियर हो गया? तो यहां पे सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल यह है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द एग्रीकल्चर इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। करेक्टली मैच्ड पेयर आपको पता करना है। ग्राम पैडी क्रॉप्स होती क्या? नहीं, ग्राम पैडी क्रॉप नहीं, ग्राम एक अलग क्रॉप है अपने आप में चने की, और पैडी मतलब राइस अपने आप में एक फसल है, ठीक है। फिर क्या है, ऑसमन बोरो, तो गवर्नमेंट स्कीम है क्या? नहीं, दे आर द टाइप ऑफ पैडी क्रॉप्स। किसान क्रेडिट कार्ड इंक्रीज द प्रोडक्शन, नहीं, ये किसान क्रेडिट कार्ड लोन देने के लिए बनाया गया था। तो करेक्टली मैच्ड क्या है, राबी क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है, राबी क्रॉप्स सोन इन अक्टूबर टू दिसंबर, ये बात सही है। हाँ, राबी सीजन यहां से स्टार्ट होता है हमारा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक आपके सारे क्वेश्चन सही गए, और जिनके सारे क्वेश्चन सही गए वो मुस्कुराओ, और जिनके नहीं गए वो भी मुस्कुराओ, ठीक है। आपके दुखी होने से ऐसा नहीं कि आपके सवाल सुधर जाएंगे, स्थिति जो भी हो, ठीक है, हमेशा मुस्कुराते रहो जीवन में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या है, तो टैली करते चलना, जहां गलती कर रहे हो वहां सुधार जरूर कर लेना बस, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, द राइट ऑफ इनहेरिटेंस had already led to fragmentation of land holdings necessitating। राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते क्या है कि फ्रेगमेंटेशन हो गया लैंड का, मतलब पिताजी के दो बेटे थे, पिताजी के जाने के बाद दोनों बेटे ने क्या कर लिया, जमीन आधी आधी बांट ली है, ठीक है। लेकिन अब उनका परिवार उनका भी बढ़ेगा, उनके बच्चे होंगे तो फिर जमीन बढ़ती चली जाएगी। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हो रहा है, और विच इज नेसेसिएटिंग व्हाट, ठीक है, उसके चलते किस चीज की जरूरत पड़ रही है, नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, डिवीजन ऑफ लैंड, मैकेनाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। तो द राइट आंसर इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, मतलब जमीन को इकट्ठा किया जाए ताकि क्या हो कि जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में लैंड है जिससे प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो वो क्या है, एक साथ आप बड़े फार्मलैंड पे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहां पे ऑप्शन बी शुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी के बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, आइडेंटिफाई द रिसोर्सेस, ठीक है। अब आपको रिसोर्स आइडेंटिफाई करना है, द रिसोर्स व्हिच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल रखता है वो रिसोर्स, ठीक है, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल नो हाउ। तो मतलब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो रिसोर्सेज को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। अब आपको आइडेंटिफाई करना वो कौन सा रिसोर्स है जिसके अंदर पोटेंशियल है किस चीज की, रिसोर्सेज विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बीइंग्स के पास में एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वो स्टॉक है, रिजर्व है, पोटेंशियल रिसोर्स है, डेवलप्ड रिसोर्स है। स्टॉक इज द राइट आंसर, ठीक है, यहाँ पे स्टॉक इज द राइट आंसर, क्योंकि स्टॉक वो रिसोर्स है जिनके अंदर पोटेंशियल तो है लेकिन आप उनकी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। दो रिसोर्सेज आर लाइक स्टॉक फॉर यू। ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यस इट इज, ठीक है। ऑप्शन ए के बाद में अगला क्या है देखिए, तो लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, वो जमीन जो 5 सालों से ज्यादा के लिए क्या कर दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, उस जमीन को क्या कहा जाता है, दिस इज द क्वेश्चन।
अब जो लैंड यूटिलाइजेशन वाला टॉपिक है, जो बॉक्स है, उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, वहां पे आपको समझ में आएगा पैस्चर लैंड, कल्चरल लेवल, वेस्ट लैंड, बैरन लैंड, करंट फैलो लैंड। ठीक है, तो क्या होता है कि फैलो लैंड में फैलो लैंड हो जाता है, अदर देन करंट फैलो हो जाता है, करंट फैलो हो जाता है, ये सारी हो जाता है। और जो 5 साल से ऊपर तक खाली छोड़ दिया जाता है ना, तो कल्चरल लेवल वेस्ट लैंड की कैटेगरी में आ जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये है, द ओशन रिसोर्सेस बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स आर क्लासिफाइड अंडर विच जोन। ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड, मुझे लगता है कि आप सभी ने इसमें सही आंसर दिया ही होगा, बाकी फिर भी देखते हैं क्या होता है। देखिए, ओशन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स से मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक तो क्या है, टेरिटोरियल वाटर हो गया। 200 तक क्या होता है, 200 तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और उसके बाहर इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाता है ये। ठीक है, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाता है। तो यहां पे क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज लिखा ही नहीं है, तो डी, none of the above, none of these should be the right answer। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आया समझ में? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है, which of the following is not an element of Belgian model of power sharing। बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई हमें पता है, इनमें से क्या बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब एलिमेंट नहीं है, वो पता करना है आपको। तो देखिए, सम लॉस कैन ओनली बी पास्ड विथ अ मेजोरिटी फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। सम लॉस कैन ओनली बी पास्ड विथ अ मेजोरिटी फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। ये स्टेटमेंट से क्या ध्यान आ रहा है आपको? इस स्टेटमेंट को देखो, समझ में आएगा कि हाँ, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है, तो हर लिंग्विस्टिक ग्रुप की मेजोरिटी, हर कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बनी है, तो वही क्या है, कुछ लॉज उनके एजुकेशन रिलीजन से जुड़ा हुआ लॉज ले सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्ट्री। जी हाँ, ये बात तो सही है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 लिंग्विस्टिक रीजन एंजॉय सम पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, तो उन्हें पावर दी गई किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। जी हाँ, तो फेडरल अरेंजमेंट यही तो हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल पे पावर को डाइल्यूट किया। ये स्टेटमेंट भी सही है। टेरिटरी बेस्ड ऑन लैंग्वेज वर अबॉलिश्ड, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग में। क्यों? क्योंकि वेलोनिया और फ्लेमिश रीजन को ऐसा नहीं है कि डिसबैंड कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। वेलोनिया और फ्लेमिश रीजन तो तब भी एग्जिस्ट करता था ना, तो फिर उम्मीद रख सकता हूं मैं आपसे कि आपने सही किया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया कि टेरिटरी बेस्ड ऑन लैंग्वेज वर अबॉलिश्ड एंड पीपल वर एनकरेज्ड टू लिव अमंगस्ट ईच अदर, नहीं। ठीक है, जो उनकी एग्जिस्टेंस थी, जो उनका रीजन था फ्लेमिश और वेलोनिया वाला, ठीक है, तो वो रीजन वैसे ही थे, उन्हें खत्म नहीं किया था। तो नॉट एन एलिमेंट, तो ये दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द बेल्जियन मॉडल ऑफ अकोमोडेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सीबीएसई ने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इशू किए अपनी वेबसाइट पे, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस वहां से भी उठाए। तो ये पेपर जो बना है, तो पेपर मिक्स मैच का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सब जगह से क्वेश्चन लेके एक अच्छा सा पेपर आप लोगों के लिए क्राफ्टेड विथ लव वाली फीलिंग के साथ बनाया जाता है। क्लियर हुआ? अगला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट कौन से हैं देखते चलिए। तो इन अ डेमोक्रेसी ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, सही है। ठीक है, पॉलिटिकल पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डेमोक्रेसी, ये बात भी सही है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री रिस्पेक्ट इज गिवन टू वेरियस डाइवर्स ग्रुप, ये बात भी सही है। तो अब आपको क्या पता करना है, नॉट करेक्ट या फिर इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए इज द right answer for this question। option A is the right answer for this question। ठीक है, option A is the right answer। अगला सवाल देखिए क्या है, which of the following was not one of the initial demand of the श्रीलंकन तमिल्स। अब श्रीलंका में क्या हुआ जग जाहिर है, ठीक है, मारा पीटी ये वो सारी चीजें, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से एक इनिशियल डिमांड नहीं था। किस चीज का इनिशियल डिमांड नहीं था? श्रीलंकन तमिल्स का। देखो, रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने बोला सिन्हाला को लैंग्वेज दी तो तमिल को भी दो, ये तो डिमांड थी उनकी। रीजनल ऑटोनॉमी, यस दे स्टार्टेड डिमांडिंग रीजनल ऑटोनॉमी, मतलब कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसको फेडरल बनाओ, नदर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट जो है वहां पे भी थोड़ी सी कुछ आजादी मिले। ठीक है, तो ये भी डिमांड थी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग जॉब्स एंड एजुकेशन, ये भी डिमांड थी। पता क्या करना है, नॉट वन ऑफ द इनिशियल डिमांड। तो क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम, जी हाँ, तो ये इंडिपेंडेंट तमिल इलम की बात कब उठी? जब एलटीटी ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसके बाद उन्होंने किस चीज की डिमांड उठाना स्टार्ट कर दिया? इंडिपेंडेंट तमिल इलम, इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की डिमांड उठाना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पे डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल यह है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर। ओरिजिनली अगर देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको क्या मिला? ओरिजिनली अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आपको दिया। 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, 2 लेवल पे आपको क्या दी गई? पावर दी गई है। ठीक है, तो यहां पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर
टू टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। लेकिन जब तक चारों ऑप्शन ना पढ़ो किसी भी ऑप्शन के ऊपर कूदना मत, ठीक। तो सिंगल टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, थ्री टियर सिस्टम नहीं है, फोर टियर सिस्टम नहीं है। इनफैक्ट थ्री टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिन बच्चों ने टिक लगाया है, ठीक है, जो भी देख रहे हैं मेरी तरफ और सोच रहे सर ने पकड़ लिया, तो थ्री टियर ऑफ सिस्टम क्या है, ये 1992 में आया ना। पहले तो ओरिजिनली टू टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ही था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग countries has the federal form of government, ठीक है, which one of the following countries has the federal form of government, ठीक है। तो यहां पे इजिप्ट, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, क्लियर। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो इजिप्ट, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका तो होगा नहीं, ये यूनिटरी आपको पता है। फिर आप जैसे देखेंगे तो बुक में आपको बताया गया कि इंग्लैंड, इजिप्ट जो है वो क्या है, वो फेडरल फॉर्म नहीं है, वो यूनिटरी फॉर्म है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्लियरली लिखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया इज अ टाइप ऑफ फेडरेशन। एक होमवर्क मैं आपको देता हूं, चलो ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया कमिंग टुगेदर है या होल्डिंग टुगेदर है। लॉजिक लगाना, मिलेगा आंसर, ठीक है। तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, the parliament cannot change the sharing of power between the union government and the state governments on its own. Any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority, ठीक है। मतलब क्या कहा है कि पार्लियामेंट कोई भी प्रोविजन अपने आप से नहीं बदल सकती है। पार्लियामेंट को कोई भी प्रोविजन बदलना है तो उसको बोथ दी हाउसेस जो है गवर्नमेंट के, वहां से क्या लेना पड़ती है, मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी गेन करना पड़ती है, स्टेट्स से परमिशन लेना पड़ती है, ठीक है। ये कहानी है। अब सवाल क्या है, विच फीचर ऑफ फेडरलिज्म डज द अबव स्टेटमेंट एडहर टू। तो ये सारे ही स्टेटमेंट फेडरलिज्म से जुड़े हुए हैं। आपको पता करना है कि ये ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है और इन चार ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब ये चार ऑप्शन के जो स्टेटमेंट है, किनमें सुर और ताल मिल रहा है, ठीक। तो देखिए, डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बात तो सही है, लेकिन दिस इज नॉट इन अलाइनमेंट विद दिस क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये नहीं होगा। फिर क्या है, चेंजेस इन द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आपको फंडामेंटल प्रोविजंस में अगर बदलाव लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या करना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। द यूनियन गवर्नमेंट हैज द फाइनल पावर टू सेटल एनी डिस्प्यूट बिटवीन, नहीं ये गलत है, यूनियन गवर्नमेंट के पास फाइनल पावर नहीं होता है, जुडिशियरी के पास होता है। जुरिस्डिक्शन ऑफ द टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात हमें पता है, जुरिस्डिक्शन ये वाला और ये वाला तो सेम हो गया, ठीक है। बचा क्या, बी वाला, और बी वाला कहीं ना कहीं इन लाइन है इस क्वेश्चन के साथ। देखिए वही कहा जा रहा है ना कि आप फंडामेंटल प्रोविजंस को ऐसे नहीं बदल सकते, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है तो वो क्या है, वो यूं ही चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें क्या करना पड़ेगा, 2/3 मेजोरिटी चाहिए रहेगी, दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्या चाहिए रहेगा, अप्रूवल चाहिए रहेगा। तो बी शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। इनफैक्ट बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या हो गया, ठीक है, ये यहां पे बी होना चाहिए, तो ये बी कर देते हैं, ठीक है। टाइपिंग एरर हो सकता है, जल्दी जल्दी में जब काम किया जाता है तो टाइपिंग एरर हो जाते हैं, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, क्लियर रहेगा, ये बी इज द राइट आंसर। अब अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल ये रहा, इनकरेक्ट तो नहीं पूछा था ना, उसमें करेक्ट ही पूछा था, डज द स्टेटमेंट एडहेयर टू। हाँ, अगला सवाल ये रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसीडर्ड एज द एडवांटेज ऑफ फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एडवांटेज ऑफ फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इन चारों स्टेटमेंट में से आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज एक एडवांटेज की तरह देखी जा सकती है? एडवांटेज ऑफ व्हाट? फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इट प्रिवेंट्स गवर्नमेंट ओवर रीच एंड टेक ओवर्स, सही बात है। क्या है कि फेडरलिज्म को अगर आप देखेंगे तो क्या गवर्नमेंट की ओवर रीच को रोकता है क्या? सही बात है, लेकिन इसको टिक लगा देंगे कि नहीं? अभी सारे ऑप्शंस पढ़ो। इट अलाउज डिफरेंट लोकेलिटीज टू अडॉप्ट देयर पॉलिसीज टू द नीड एंड विशेस ऑफ लोकल पॉपुलेशन, ये बात भी सही है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम बीइंग एबल टू कैरी आउट इट्स बेसिक फंक्शन, नहीं, स्टेट्स को तो पावर मिल जाती है और फेडरलिज्म से, ठीक है। इट रिड्यूसेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमी, नहीं, ऑटोनॉमी मिल जाती है। अब इन दोनों ही स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं क्या, इट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट ओवर रीच एंड टेक ओवर। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओवर रीच अगर लिखा रहता तो और वजन हो जाता है इस स्टेटमेंट में, लेकिन स्टेटमेंट 1 भी क्या है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है। द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। इट अलाउज डिफरेंट लोकेलिटीज टू अडॉप्ट देयर पॉलिसीज to the needs and wishes of the local population. Option B is the right answer for this question. आया समझ में ऑप्शन बी क्यों है? ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और देखो ऐसा होगा आपके साथ में, आपको एग्जाम में एक से ज्यादा ऑप्शन सही लगेंगे, किस पे टिक लगाओगे आप? जो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट, जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर लगे, सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन लगे, सही ऑप्शन लगे, उस पे टिक लगा के आना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल देखो, which of the following explains the rising importance of the tertiary sector in our country?
हमारी कंट्री में हमने देखा कि टर्शरी सेक्टर जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द राइजिंग इंपॉर्टेंस? ठीक है, ग्रेटर डिमांड फॉर सर्विसेज, डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ अदर सेक्टर्स, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, इंक्रीज्ड फॉर्मलाइजेशन ऑफ सर्विस सेक्टर, ठीक है, हो सकता है ग्लोबल प्रेशर टू डेवलप द टर्शरी सेक्टर, ग्लोबल प्रेशर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो जैसे जैसे सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है तो सर्विस सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्रो होगा और हर चीज जो है वो क्या हो रही है, सर्विस मॉडल की तरफ शिफ्ट होते जा रही है। और फिर उसके बाद में आप जैसे थ्योरी भी पढ़ते हो तो आपको पता है कि विद द इंक्रीज इन दी इनकम लेवल, ठीक है, लोग सर्विसेज ज्यादा अफोर्ड करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा, सर्विस सेक्टर भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, यूएनडीपी, यूएनडीपी कैन बी एक्सपेंडेड एज, यूएनडीपी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस हमें पता है, लेकिन सभी में यूनाइटेड नेशन दिया है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या है, मोर इनकम मींस, ज्यादा पैसा होगा तो क्या होगा बाबू भैया, ठीक है। तो मोर इनकम मींस एवरेज आउट ऑफ नीड्स ऑफ पीपल, मोर ऑफ ऑल इकोनॉमिक थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स need, no effect on the common man, more satisfaction। तो income never gives you satisfaction, ठीक है। तो यहां पे एक चीज ध्यान रख लेना कि more income means more satisfaction, ये गलत हो गया। एवरेज आउट ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल, ये भी गलत हो गया। नो इफेक्ट ऑन द कॉमन मैन, ऐसा भी नहीं है। पैसा आएगा तो इंसान के ऊपर कुछ तो इफेक्ट होगा, चाल ढाल में, रहन सहन में, किसी चीज में तो फर्क देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ऑप्शन बी जो है इट इज मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि ज्यादा पैसा आएगा तो इकोनॉमिक थिंग्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ ही जाएंगी। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, द डैश हेल्प्स इन मेंटेनिंग द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पुअर पीपल बाय प्रोवाइडिंग फूड एट लोअर कॉस्ट, ठीक है। तो सस्ते दामों पे कौन फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। द डैश हेल्प्स इन मेंटेनिंग द न्यूट्रिशनल लेवल्स ऑफ पुअर पीपल बाय प्रोवाइडिंग फूड एट लोअर कॉस्ट। बीएमआई, पीडीएस, जीएनआई, एचडीआई। तो यहां पे जैसे पीडीएस जो होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्हिच कम्स अंडर दी पब्लिक फैसिलिटी, तो पीडीएस क्या करता है, कम दामों पे अनाज दे देता है, जिससे क्या होता है, जिससे आप जैसे देखेंगे तो जो पुअर पीपल है दे कुड आल्सो हैव गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू टू हैव इन, ठीक है। मतलब उसको उनकी भी क्या है, नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। समझ में आया? तो यहां पे पीडीएस मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, अगला सवाल जैसे अगर आप देखोगे तो अगला सवाल ये कहता है, Which one of the following statements refer to sustainable development? Sustainable development इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है? अच्छे से पढ़ना, मतलब पढ़ना क्या, आपने ऑप्शन आंसर तो लगा ही लिया है, अब बस टैली करो कि आप में और सही आंसर में कितनी सिमिलैरिटी है। तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, बात तो सही है लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, ये सही बात है, ठीक है। फिर क्या है, लेकिन इसको लगा देंगे क्या, टिक नहीं, जब तक चारों ऑप्शन ना पढ़ो किसी भी ऑप्शन के ऊपर कूदना मत, ठीक। फिर क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल भी सही बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो शायद अधूरी है। फिर क्या है, डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, ये यहां तक तो सही है, एंड कंसीडरिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। मतलब ऐसा डेवलपमेंट हो जिसमें एनवायरनमेंट को डैमेज ना करो, साथ ही साथ क्या है, फ्यूचर जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट है आप उन्हें भी क्या करो, फुलफिल कर पाओ। क्लियर हुआ? तो यहां पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, A retirement saving scheme introduced by the government, गवर्नमेंट के द्वारा जो रिटायरमेंट सेविंग स्कीम इंट्रोड्यूस की गई। क्लियर? मतलब गवर्नमेंट में जैसे आप देखेंगे तो क्या है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, वो सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब जो गवर्नमेंट कहती है, जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो उसमें एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम जो गवर्नमेंट देती है वो क्या है, प्रोविडेंट फंड की, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके आपको लास्ट में क्या दिया जाता है, इकट्ठा पैसा दिया जाता है, एक साथ पैसा दिया जाता है। तो बी प्रोविडेंट फंड, बी प्रोविडेंट फंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल ये रहा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005 एम्स टू सिक्योर द राइट टू वर्क, ठीक है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005, ये आपको पता है मनरेगा 2005 जो है, इट एम्स टू सिक्योर द राइट टू वर्क, फाइन। व्हिच टाइप ऑफ वर्क इज गिवन प्रायोरिटी अंडर दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंडर में किस तरह के काम को प्रायोरिटी दी जाती है, आप ये बताइए। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो वर्क विच इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, वर्क विच गिव्स प्रायोरिटी टू द वुमेन एम्पावरमेंट, वर्क विच विल गिव एम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल, बोथ बी एंड सी, ठीक। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर सही लगाया होगा, और एक उम्मीद यह भी है कि सर 24 में से 20 क्वेश्चन करना थे, ये नहीं बन रहा था तो मैं इसको छोड़ भी दिया, इसमें कंफ्यूजन था। बिल्कुल सही किया। देखिए मैं आपको वही चीज बताना चाह रहा हूं कि आप
जो ऑप्शंस में है ना, जैसे आप सेक्शन बी में जाएंगे, सेक्शन बी में जितने क्वेश्चन होंगे उसमें जितने, फॉर एग्जांपल क्या है, सेक्शन बी में जैसे आप जाओगे तो 18 क्वेश्चन करना है 22 में से, तो यहां पे आपको क्या है कि 18 जो बेस्ट लगे, ठीक है, यहां 24 में से 20 जो आपने किए, तो जो आपको बेस्ट लगे वो आंसर सेलेक्ट करना, ठीक है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, देखो तो बी और सी, ये क्या है, ये एक तरह से सही बात है, मनरेगा में कहीं ना कहीं ये हो रहा है, लेकिन पूछा क्या गया है कि विच टाइप ऑफ वर्क इज गिवन प्रायोरिटी। तो जब प्रायोरिटी की बात आती है ना, तो उन कामों को प्रायोरिटी दी जाती है जिससे आप लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करोगे। इट इज गिवन एज इट इज इन एनसीईआरटी, ठीक है। तो इस तरह से क्या, ऑप्शन ए शुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे समझ में, तो उस तरह से हमारा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन 24 क्वेश्चन में से सारे ही बने हों आपसे, लेकिन करके 20 से आना, ठीक है, धुरंधर मत बनना। तो यहां जो 20 क्वेश्चन आप करके आओगे, उन 20 क्वेश्चन पे आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन पे पूरे 16 नंबर मिल जाएंगे आपको। क्लियर हुआ? तो अब आगे बढ़ते हैं कब, सेक्शन बी की तरफ हम। तो सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में क्या रहेगा, आपको 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेंगे आउट ऑफ 22, ठीक है। तो सेक्शन बी के अगर क्वेश्चंस देखते हैं हम, तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिखता है, ये रहा, देखिए, व्हिच आइडिया इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इमेज गिवन बिलो। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे आपके, ये रहा आपके सामने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, कौन सा आइडिया जो है बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस किया गया इस पिक्चर के थ्रू। अब ये पिक्चर भी पता होना चाहिए, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से ही आया है। तो अब देखिए ऑप्शंस क्या है, नेशनलिज्म, रेवोल्यूशन, रोमांटिसिज्म, कंजर्वेटिज्म। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन सी। रोमांटिसिज्म के आइडिया को यहां पे दर्शाया गया है, एंड लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन। तो जैसे एग्विन डेलाक्रॉइस के द्वारा पेंट किया गया था पिक्चर, ठीक है, इस पिक्चर में क्या बताया गया, तो दी मैसेकर एट चॉइस, ठीक है, तो जो कह सकते हैं ना ग्रीक्स के ऊपर जो टर्क्स ने अत्याचार किया था, उस चीज को दर्शाया गया है, और उस पेन के थ्रू क्या लोगों को, ग्रीक्स को एकजुट करने का प्रयास किया गया है टू हैव इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। ध्यान आया? तो उस तरह से क्या है, रोमांटिसिज्म, रोमांटिक इमेजिनेशन वाला जो पार्ट है, वहां से क्वेश्चन बन के आया है। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान रखना, मैं हर चीज बता चुका हूं जो आपकी परेशानी हो सकती है। मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन चाहे वो पिक्चर बेस्ड हो, असर्शन रीजन हो, केस बेस्ड क्वेश्चन हो, कुछ भी जो आपको सॉल्व करना हो, मैप वर्क हो, कैसे अप्रोच रखना है, क्या कर सकते हैं, तो सारा सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज की उस संदर्भ में चिंता मत रखना कि कहां से पढ़े, बस ये कि ढूंढ लेना। बाकी हमने हर चीज, हर तरह से, हर कोने का कह सकते हैं जो डाउट था वो सॉल्व करने का प्रयास किया है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा कि जो प्यारे स्टूडेंट हैं, विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट जो हैं, ठीक है, जो देख नहीं सकते, तो वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में पिक्चर नहीं देख पाएंगे, तो उनके लिए इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन ये आता है, अगर मान लीजिए द ट्रीटी विच रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ गया, ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, जो लोग देख सकते हैं, तो उसमें जैसे अगर देखें तो क्वेश्चन अगर ये वाला आता है, तो इसमें क्या रहेगा कि ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ वॉर्सा और ट्रीटी ऑफ लेप्जिग, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे दी राइट आंसर शुड बी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद में जब ग्रीक को आजादी मिलती है तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन की जाती है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, मोस्ट कंजर्वेटिव regimes set up in 1815 imposed censorship laws. Which of the following did they want to control through such laws? ठीक है, तो अधिकतर जो कंजर्वेटिव रिजीम्स कब आई थी, 1815 के बाद में, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रिक्ट लॉज वगैरह इंपोज करना चालू कर दिए थे। तो मोस्ट कंजर्वेटिव रिजीम सारी चीजें करना चालू कर दिया था। सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिड दे वांट टू कंट्रोल, तो उन स्ट्रिक्ट लॉज की मदद से वो कंट्रोल क्या करना चाहते थे कंजर्वेटिव्स। देखिए यहां पे, तो वो क्या कंट्रोल करना चाहते थे कि व्हाट वाज रिटन अबाउट देम, उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है, अच्छा लिखो बुरा मत लिखो, ये चीज तो वो कंट्रोल करना चाहेंगे, ठीक है। द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर मॉडर्नाइजिंग द आर्मी, द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम रिफ्लेक्टेड इन द न्यूज़पेपर, स्प्रेड ऑफ आइडिया दैट मॉडर्नाइजेशन कुड स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए यहां पे ऑप्शन 1 तो होना ही चाहिए, एलिमिनेटिंग मेथड से अगर हम करें, मुझे लगता है ये भी है, मुझे लगता है ये भी है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी हमें 1 2 3 4 तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। ऑप्शन में कोई 2 ही स्टेटमेंट सही हो सकते हैं अगर ऑप्शन के हिसाब से जाए, तो हमें इतना पता है कि ऑप्शन 1 तो होगा ही होगा सही। क्यों? क्योंकि वो ये जरूर कंट्रोल करना चाहेंगे कि उनके अगेंस्ट में क्या लिखा जा रहा है। तो जिस ऑप्शन में 1 नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, इसमें भी 1 नहीं, इसमें भी 1 नहीं, इसमें भी 1 नहीं है, एक ही बचा 1 and 3, ठीक है। 1 and 3 मतलब क्या है, स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। जी हाँ, वो इस चीज को भी कंट्रोल करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को जब लिबर्टी, फ्रीडम, इन सारी चीजों के बारे में पता लगेगा तो क्या वो मोनार्की के अंडर में रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो इस तरह से क्या है, 1 and 3 ये 2 स्टेटमेंट जो है वो सही है, मतलब ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 1 and 3 स्टेटमेंट ये दोनों सही है। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ द स्टेट्स जनरल।
स्टेट जनरल का नया नाम क्या था, ठीक है। स्टेट जनरल मतलब क्या है, तो स्टेट जनरल की अगर आप बात करोगे तो हमने ये देखा कि जो स्टेट जनरल थी, जो तीनों स्टेट के लोग मीटिंग करा करते थे, उसको हटा के फिर क्या है, उसको हटा के एक नई बॉडी बनी रेवोल्यूशन के बाद में। तो जो नई बॉडी बनी, उस नई बॉडी का नाम था नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली। ऑप्शन सी इज दी right answer for this question. National Assembly is the right answer for this question. So what was the new name for the States General? National Assembly. ठीक है, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, सेलेक्ट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरियन, ठीक है। अगर मैरियन की बात की जाए तो आपको कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करना है, कौन है मैरियन, पहला सवाल ये आता है। तो एलिगेरी हमने पढ़ चुके हैं, शायद आज के पेपर में स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी था एक एलिगेरी वाला। तो एलिगेरी की अगर हम बात करें तो फ्रांस की एलिगेरी थी मैरियन। अब मैरियन की क्या कैरेक्टरिस्टिक थी देखिए, तो यहाँ पे सॉर्ड नहीं थी, क्योंकि सॉर्ड किसके, आप जैसे देखोगे तो जर्मेनिया के हाथ में दी गई है उन्होंने, ठीक है, सॉर्ड वगैरह जर्मेनिया के हाथ में दी गई थी। तो रेड कैप, ट्राई कलर और कोकेड, कोकेड मतलब वो फुंदी जो लगाई जाती है सिर पे। तो these are the part of the characteristic of मैरियन। मैरियन की इमेज ऐसी बनी थी, ठीक है। तो रेड कैप, ट्राई कलर ऑफ कह सकते हैं कहा का फ्रांस और कोकेड। तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। सॉइल आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है, इन फीचर्स की मदद से। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। द बॉटम लेयर ऑफ कंकर रिस्ट्रिक्ट्स द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम फिट टू कल्टीवेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जैसे आपने देख लिया, ये फीचर्स दे दिया आपको। अब आपको पता करना है कि कौन सी सॉइल है, येलो सॉइल, एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल। तो यहाँ पे इन फीचर्स के हिसाब से एरिड सॉइल होती है, जो कि कहां पाई जाती है, राजस्थान वगैरह वाले रीजन में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल सिंपल सा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शीट इरोजन। शीट इरोजन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, इनमें से कौन सा एजेंट ऐसा है जो शीट इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कुछ बच्चों को यहां पे डाउट होगा, ठीक है। एक डाउट ये होगा कि सर विंड भी है, वाटर भी, हम किसको लगाएं, ठीक है। तो अब अगर ऑप्शंस में ऐसा दिया रहता कि ए एंड सी, ए एंड बी, ए बी सी, तब और आसान हो जाती चीजें। लेकिन अब क्या है, अब आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वो क्या सेलेक्ट करोगे, तो शीट इरोजन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अधिकतर पानी ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि बहता पानी जो रहता है तो ऊपर की मिट्टी को बहा के ले जाता है। तो वाटर इज द क्लोजेस्ट आंसर, ठीक है। अब ये भी हो सकता है, देखो एग्जाम में ऐसा होगा, शायद आज इस पेपर में भी लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि है ही दो तीन चीजें सही है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी अगर मान लो बोर्ड की तरफ से कुछ गलती होती है ना, तब वो आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्किंग स्कीम में प्रोविजन रख दे कि ए भी अगर बच्चे ने लगाया, सी भी लगाया, तो दोनों पे सही कर देना, ठीक है। तो दैट इज द टोटल डिफरेंट थिंग। लेकिन आपको क्या प्रयास करना है कि जो क्लोजेस्ट आंसर लगे ना, उस पर सेलेक्ट करना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द रेसिडरी सब्जेक्ट्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट। ये जो आपके सामने पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से आपको रेसिडरी सब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रेसिडरी सब्जेक्ट्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट, ठीक है। तो ओनली द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस सब्जेक्ट। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती है टू फॉर्मुलेट लॉज ऑन द रेसिडरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर क्या है, ओनली द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज सब्जेक्ट्स। जी हाँ, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होती है। दीज सब्जेक्ट्स केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आए थे क्या, रेसिडरी लिस्ट के रेसिडरी सब्जेक्ट्स। जी हाँ, ये बात भी सही है। इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नॉट नेसेसरी। नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट किस लिस्ट में जाएंगे, यूनियन लिस्ट में जाएंगे। तो यहां पे जैसे अगर हम देखें तो 2 and 3 हमें करेक्ट ही पता करना है ना, करेक्ट पता करना। तो 2 and 3 दिख रहा है क्या कहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है, which of the following is incorrect regarding the federal government। फेडरल गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। ये क्या सही है स्टेटमेंट, जी हाँ। आपको पता क्या करना है, इनकरेक्ट पता करना है। अ फेडरेशन हैज ओनली 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो मैंने आपको सिखाया है उस तरीके से चलोगे, हमेशा फायदे में रहोगे। मतलब ये होता है ना कि हमारी ट्यूनिंग बननी लगती है, और हमारी ट्यूनिंग बनने से क्या फायदा ये है कि क्योंकि मुझे और सब्जेक्ट के साथ, मेरी और सब्जेक्ट के साथ ट्यूनिंग है, तो हमारी ट्यूनिंग बनेगी तो ऑटोमेटिकली एक ट्रायंगल बन जाएगा, सब्जेक्ट और आपकी भी ट्यूनिंग बनने लगेगी, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, जैसे ओनली, ऑलवेज, इस तरह के स्टेटमेंट आते तो एक थोड़ा सा रेड फ्लैग उठा दिया करो। क्यों, क्योंकि ये जनरलाइज कर देते हैं स्टेटमेंट को। तो द फेडरेशन हैज ओनली 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। और जरूरी नहीं कि हमेशा ओनली लगे रहे तो गलत ही रहेगा,
लेकिन एक बार क्वेश्चन जरूर उठा के देख लिया करो यहाँ पे। तो क्यों? क्योंकि फेडरेशन में आप देखते हैं 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भी हो जाता है। तो ये इनकरेक्ट होगा, हमें इनकरेक्ट ही पता करना है, ठीक है। तो हमारे लिए तो करेक्ट आंसर ये होगा, लेकिन आगे के स्टेटमेंट्स पढ़ो पहले। One is the government for entire country that is usually responsible for few subjects of common national interest. One, हाँ ये तो सही है, ठीक है। और the other are governments at the level of province or state that look after much of the day-to-day administering of their states. ये भी बात सही है। तो करेक्ट इनकरेक्ट यही है, और जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये है, द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज वाज आल्सो बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट्स। जैसे जैसे रीजनल पार्टीज का राइज देखने को मिला, कोलिजन गवर्नमेंट का टाइम पीरियड भी, मतलब कोलिजन गवर्नमेंट का राइज भी हमें देखने को मिला। बिल्कुल सही बात है, सत्य वचन, ठीक है। तो द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट्स। फाइन। फिर क्या है, रीजन दिया गया है, रीजनल पार्टीज कमिंग टू पावर made it difficult for the national parties to secure a clear majority, ठीक है। तो कोलिजन पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट जो है, कोलिजन पॉलिटिक्स जो है वो रीजनल पार्टीज के राइज के साथ ही देखने को मिली, और कारण भी यही है क्योंकि जब रीजनल पार्टीज पावर में आने लगी तो एक जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, या फिर कह लीजिए कि जो एक क्लियर कट मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट है, उसका आना डिफिकल्ट होने लगा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही सही है, एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग दी ए, ठीक है। रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग दी असर्शन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये रहा, मैच दी फॉलोइंग, मेरा फेवरेट। अब यहाँ पे फेवरेट वाला पार्ट क्या है, देखो कि आपको 100% किस चीज पे पता है, आपको किस चीज पे 100% श्योर हो आप कि हाँ ये मुझे पता ही पता है। तो मुझे पता है सिविल वॉर में क्या होते हैं, आपस में लड़ने बैठते हैं, तो कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दी अपोजिंग ग्रुप्स, ठीक है। 2 का 3 होना ही चाहिए, तो 2 का 3 दो में है, ठीक है। तो इन दोनों में से ही कुछ आंसर होने वाला। देखिए 2 का 3 ढूंढ लिया आपने। फिर आपको एथनिक भी पता है, इट इज बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर, एथनिक होता है। तो 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4, ऑप्शन सी सही होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी वेटेज बढ़ गई ना, तो 3 का 2 अगर और देखें तो 3 का 2, प्रूडेंशियल मतलब कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, मेजोरिटेरियन मतलब क्या होगा, बिलीफ दैट says that the majority community rules the country। तो यहां पर ऑप्शन सी में ये सारे पेयर्स बैठ रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल देखिए क्या है, हाउ डिड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस गेट पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उन्हें पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, कहां से मिलती है, ठीक है। तो आपने देखा डिसेंट्रलाइजेशन के बाद में ऐसा हुआ कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या है, पावर में आ गई, सच में पावर में आ गई। कैसे सच में पावर में आ गई, बिकॉज दे गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो यहां पे ये क्वेश्चन शायद 2 बार भी है पेपर में, आज के पेपर में, ठीक है। तो एक थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन अलग अलग शब्दों में 2 बार आ गया, उसको इग्नोर करना। तो यहां पे क्या है, हाउ डिड दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस गेट पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। तो बाय गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, बाय डिबेटिंग ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, बाय being a part of directive principles of state policy, by getting grants from the central and state government। तो यहां पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बाय गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल ये है, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है ये। इट रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स एंड द स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। इट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, इट एक्ट्स लाइक एन एम्पायर एंड डिसाइड्स न्यूट्रली। इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, एम्पायर का काम करता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करता है। कौन है ऐसा इंस्टीट्यूशन, तो मीडिया तो बिल्कुल नहीं होगा, तो डिस्प्यूट करवाता है, ठीक है। फिर क्या, एग्जीक्यूटिव, एम्पायर और जुडिशरी। तो यहां पे जुडिशरी इज द राइट आंसर, क्योंकि जुडिशरी इन सारे मतलब जुडिशरी की फीचर्स ही यही है, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है एक फेडरल कंट्री में, जुडिशरी ये सारे कामों को परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए यहां पे, और ये जो सवाल है इस सवाल को अच्छे से समझना भी, क्यों, क्योंकि ये शायद कंफ्यूजन क्रिएट कर दे, ठीक है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हेल्प्स द लोकल गवर्नमेंट टू डीपेन डेमोक्रेसी इन इंडिया। डीपेन डेमोक्रेसी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट मतलब उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला तो उससे कहीं ना कहीं इंडिया में डेमोक्रेसी डीपन हुई है, सही बात है। इट इनकलकेट्स द हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, द पार्लियामेंट्री बिल्स फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो अब अगर जैसे यहां देखा जाए तो पार्लियामेंट्री बिल्स फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जी हाँ सही बात है, जब पार्लियामेंट में बिल्स आए तो उससे क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं क्या है, डीपली रूट आउट किया गया, रूट इन किया गया, ठीक है। ये बात भी सही है। इट इनकलकेट्स द हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी देखने को मिलेगा, तो तीनों ही सही है। अब तीनों ही सही अगर देखें हम, तो तीनों ही सही में क्या है, 1 2 3 होना चाहिए, 1 2 3 नहीं है, तो बोथ 1 and 2 है, ठीक है। बोथ 1 and 2 है तो ओनली 1 भी है,
ठीक है, ओनली वन भी अगर वन को सही कंसीडर करें तो यहां पे इस केस में ए और डी, तो इस तरह से कंफ्लिक्ट आप में क्रिएट हो सकता है, आपके दिमाग में क्रिएट हो सकता है कि ए लगाएं या डी लगाएं, आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो देखो यहां पे मैंने आपको ये बताया ना कि कभी कभी आपको ऐसी फ्री भी मिल सकती है। बाकी अगर आप देखा जाए यहां पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हेल्प द लोकल गवर्नमेंट टू डीपेंड डेमोक्रेसी, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखा जाए कि किस चीज ने मदद करी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला तभी तो उसने डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को क्या किया, लोगों के अंदर और मतलब एक तरह से ये देखने को मिला कि हाँ लोग क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का पार्ट बन रहे हैं। तो ओनली वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है, ओनली वन मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स on the practice of federalism in India, identify those which hold true for decentralization after 1992। 1992 के बाद जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो उस डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है, which holds true, ठीक। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, ठीक है। आफ्टर पूछा है तो आफ्टर उसके बाद में तो लोकल गवर्नमेंट को पावर मिल गई, ठीक है, तो ए नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी सारे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। It became constitutionally mandatory to hold elections to the local government bodies, सही बात है, ठीक है। The state governments are required to share some power and revenue with local government bodies, ये बात भी सही है कि state government are required to share some powers and revenue with local government bodies, सही है, एकदम करेक्ट है। फिर क्या है, no seats are reserved in the elected bodies for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, तो no seats क्या है, गलत हो गया, ठीक है। तो यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे बी और सी सही है, बी और सी स्टेटमेंट सही है, बी और सी का पेयर ऑप्शन में मिल रहा है सी पे, तो ऑप्शन सी शुड बी दी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी शुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है, service sector has the largest share in GDP among all three sectors but have a considerably less number of employees। तो सर्विस सेक्टर का क्या है, शेयर जो है वो लार्जेस्ट है, सर्विस सेक्टर हैज द लार्जेस्ट शेयर इन जीडीपी अमंग ऑल थ्री सेक्टर्स, ठीक है, सही बात है, बट हैव अ कंसिडरेबली लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उसमें कम है, ठीक है, तो जो शेयर इन एम्प्लॉयमेंट देखे तो वो कम है, ये बात सही है, ठीक है। एंड रीजन क्या दिया गया है कि सर्विस सेक्टर इज अंडर डेवलप्ड। क्या लगता है आपको, सर्विस सेक्टर अंडर डेवलप्ड है? नहीं, ओवर डेवलप्ड है, उसमें बहुत पैसा है सर्विस सेक्टर में, लेकिन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक। अंडर डेवलप्ड तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है अपने आप में। तो बोथ ए एंड आर मतलब ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। यहां पे क्या हो जाएगा, आर इज फॉल्स वाला, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टैली करते चलना, और उम्मीद लगा रहा हूं मैं कि आपके 40 आ रहे हैं, ठीक है, पूरे नंबर आप मतलब लेके आओगे। और उसके अलावा भी जैसे हम दूसरे क्वेश्चन भी जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के वाले भी है, वो सारे भी टैली करते चलना कि आपके दिमाग में क्या आंसर था उस सवाल के लिए, चाहे आप अटेम्प्ट कर रहे हो या ना अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हाँ जी, जो मैं आपसे बात कह रहा था कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है आपको वो भी ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने दिए तो उसमें क्या थोड़ा सा हमें आपको एक सरप्राइज एलिमेंट आ गया। क्या कि जो सैंपल पेपर निकाला था सीबीएसई ने उसमें कुछ ग्राफ व्राफ वाले क्वेश्चन नहीं थे, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो हाथ खड़े कर दो कि सर आपने पढ़ाया ही नहीं था, ये पेपर पैटर्न में नहीं था, एक कैसा क्वेश्चन आ गया। क्या होगा आपके चिल्लाने से? कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, वो क्वेश्चन आया पेपर में, अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, नहीं अटेम्प्ट करोगे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है पता है? दूसरा ऑप्शन ये है, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, उस क्वेश्चन को देखो, समझो, पढ़ो, विश्वास रखो खुद पर और अपनी मेहनत पर और अटेम्प्ट करो, सही करके आओगे आप, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन के साथ ही जाना, पहले ऑप्शन के बारे में सोचना भी मत, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। आपके चिल्ला चोट करने से कुछ नहीं होगा कि पेपर पैटर्न में नहीं था, ये नहीं था। अगर कोई सरप्राइज एलिमेंट आता भी है ना, तो लाइफ में सरप्राइज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर लाइफ का मतलब ही क्या है, ठीक है। तो सरप्राइज एलिमेंट जो है वो एक तरह का क्या देता है, थ्रिल देता है, एक्साइटमेंट देता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द सरप्राइजेस। अगर कोई ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो पैटर्न से हटके आया है, अब आप बोल रहे हो कि सर ये तो यूपीएससी लेवल का पूछ दिया, वो एक अलग बात हो जाती है, आपके सिलेबस से ही आना चाहिए। लेकिन अगर आ भी गया तो क्या करोगे आप, ठीक है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही होगा। आप बोलोगे सर हमारे पास ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शन है कि आप छोड़ सकते हो, ठीक है, ऐसे छोड़ सकते हो कि हाँ हमने क्या करना था कि 24 में से 20 करना था तो हमने छोड़ दिया। कैसे कि हमने जो 20 करना था उसमें एक छोड़ के आ गए, वो चीज ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस कोई भी ऐसा लगता है तुम्हें कि जो नहीं, जो बाहर से है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, अपना दिमाग लगाना, ठीक है, ये पॉइंट था। अब देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द ग्राफ। कौन सा स्टेटमेंट ग्राफ को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है? ये ग्राफ है। ये ग्राफ कहां से आया है? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से आया है। देखो तीनों सेक्टर्स में जो ग्रोथ हुई है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 73 से 2014 तक, उस चीज को इस ग्राफ में दर्शाया गया है। अब कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है? देखिए, तो द प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर्स
हैज डिक्रीज्ड एंड इट हैज डिक्रीज द मोस्ट इन प्राइमरी सेक्टर। तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है क्या? नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्शन इंक्रीज ही हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? अपने आप में गलत हो गया। द प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स हैज इंक्रीज्ड एंड इट हैज इंक्रीज्ड मोस्ट इन प्राइमरी सेक्टर। तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है एंड इट हैज इंक्रीज्ड मोस्ट इन द प्राइमरी सेक्टर। तो ये बात गलत है। प्राइमरी सेक्टर में इतने से इतना हुआ है, टर्शियरी का देखो ना, भाग गया, रॉकेट बन गया है। ठीक है, तो यहां पे ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। The production in all three sectors has increased, सही बात है, and it has increased most in the tertiary sector। हाँ जी, अब बात कुछ समझ में आई है। ठीक है, कैसे कि तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा है, it has increased most in tertiary sector। कंपेयर करो, यहां इतना था, यहां इतना है। ठीक है, रिलेटिवली अगर आप परसेंटेज चेंज देखोगे तो टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज्यादा आया है। ठीक है, तो सी शुड बी द राइट आंसर, शुड बी द राइट आंसर। अभी लगाएंगे नहीं जब तक चौथा स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे। द प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर हैज इंक्रीज्ड एंड ऑल द थ्री सेक्टर्स हैव सिमिलर ग्रोथ। तो सिमिलर ग्रोथ तो नहीं हुई है, यहां देख लो, यहां सिमिलर ग्रोथ नहीं हुई है, कोई इतना बड़ा हुआ कोई इतना बड़ा हुआ है, तो परसेंटेज चेंज जो है सब में सिमिलर नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल ये रहा, व्हाट जवाहरलाल नेहरू थॉट ऑफ एज टेम्पल्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट इज द डैम्स। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहां से आया? आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन कहां से आया? वाटर रिसोर्सेज से आ गया। तो सर वाटर रिसोर्सेज से तो मैप बेस्ड क्वेश्चन ही आना था, फिर ये कैसे आ गया? आ गया। अब क्या कर लोगे? ठीक है, वही मैं कह रहा हूं आपसे कि सरप्राइज एलिमेंट रहेगा, हाथ खड़े मत करना, बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो जवाहरलाल नेहरू डैम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन वहां से भी अगर जैसे देखोगे तो हाँ, डैम वाले चैप्टर से स्टेटमेंट वहां से उठा है, लेकिन पूछा उसे किस कंटेक्स्ट में है? चैप्टर 1 के कंटेक्स्ट में पूछा है। ठीक है, तो इट इज वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। हैव ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड, डैम्स की बात जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, डैम को, लेकिन डैम्स हैव ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड 11 मिलियन इंडियंस। ठीक है, तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को क्या किया है? डैम ने डिस्प्लेस कर दिया है। व्हाट इज दिस एन एग्जांपल ऑफ? तो ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। ठीक है, वही चीज यहां पे आ गई। तो कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल, कि किसी के लिए डैम जो है क्या हो सकता है? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हो सकते हैं, तो किसी के लिए वो डिस्ट्रक्शन का कारण भी हो सकते हैं। तो कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स को दर्शाया गया है। आया समझ में? चैप्टर 3 का क्वेश्चन चैप्टर 1 के कंटेक्स्ट में पूछ दिया, लेकिन आपको तो अटेम्प्ट करना ही है। बनेगा ना? आसान था, बस घुमाया है उसे, और कुछ नहीं है। तो यहां पे जैसे आप देखेंगे तो सी शुड बी सॉरी ए शुड बी द राइट आंसर, लेकिन सारे ऑप्शंस पढ़ो। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, ये भी सही लगता है, लेकिन स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में क्या है? ऑप्शन ए ज्यादा रिलेट कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है, सेलेक्ट 2 नॉन मटेरियल बेनिफिट्स विच इंक्रीजेस द वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन। 2 नॉन मटेरियल बेनिफिट सेलेक्ट करो जो पॉपुलेशन का वेलफेयर इंक्रीज करते हैं। तो हाउस एंड कार मटेरियल हो गया, मटेरियलिस्टिक हो गया ये। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी मटेरियलिस्टिक हो गया, पैसा लगेगा। फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी, तो इसमें क्या है? यहाँ पे पैसा नहीं है, यहाँ क्या है? एक तरह से नॉन मटेरियल बेनिफिट्स है। हर आदमी आजादी चाहता है, हर आदमी क्या चाहता है? अपॉर्चुनिटी चाहता है। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी शुड बी दी राइट आंसर। डिग्निटी एंड हाई इनकम, तो डिग्निटी एंड हाई इनकम में हाई इनकम फिर मटेरियलिस्टिक हो गया ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, which of the following is an example of the dependency of the primary sector on the tertiary sector? अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, इसे फिर से एक बार पढ़िए, समझिए। ठीक है, अगर आपने गलती करी है तो उस गलती को सुधार करना, यहां मेरे साथ एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करो, शायद आपको यहां दिमाग लगा दो। ठीक है, मतलब मैं कुछ हिंट दूंगा तो, मतलब ये 4 एग्जाम्पल दिए, आपको बताना है कि प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है वो आपको बताना है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, वीवर्स। ठीक है, वीवर्स मेड लेस मनी बिकॉज द शॉप डिड नॉट वांट टू सेल हैंडलूम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वीवर्स ने पैसा कम बनाया, कम कमाया, क्योंकि शॉप जो थी वो क्या, वो उनका एक तरह से प्रोडक्ट बेचना नहीं चाह रही थी। तो प्राइमरी सेक्टर भी आ गया, शॉप्स का टर्शियरी सेक्टर भी आ गया। लेकिन क्या डिपेंडेंसी समझ में आ रही है? हाँ, डिपेंडेंसी है ना, क्योंकि व्यूअर्स नहीं माने। क्या टिक लगा दें? अभी नहीं, रुको। द बैंक एम्प्लॉय कुड नॉट रीच ऑन टाइम ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक। ट्रांसपोर्टेशन भी टर्शियरी का है, बैंक एम्प्लॉय भी टर्शियरी का है। ठीक है, तो यहां प्राइमरी और टर्शियरी सेक्टर में आपको कहीं डिपेंडेंस देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, डेयरी एंड पोल्ट्री। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ओ सॉरी एक मिनट, वीवर, ये गलत क्यों होगा पता है? क्योंकि वीवर जो है ना, वीवर प्राइमरी का नहीं है, वो सेकेंडरी का है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत होगा। ठीक है, मैंने उसको प्राइमरी कंसीडर कर दिया। तो वीवर क्या है? जैसे अगर आप देखेंगे, इफ समवन इज वीविंग, ठीक है, ही इज मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। तो यहां सेकेंडरी और टर्शियरी के बीच में रिलेशन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमें, क्योंकि प्राइमरी और टर्शियरी ढूंढना है। यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि टर्शियरी खेल रहे हैं यहां। तो
अब क्या है, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स सफर्ड अ लॉस व्हेन शॉप्स वेंट ऑन स्ट्राइक। अब जब शॉप्स स्ट्राइक पे चले गई, टर्शरी सेक्टर स्ट्राइक पे चले गया, ठीक है, ट्रेडर्स, शॉप के जो शॉप ट्रेडर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, तो किसने सफर किया, डेयरी फार्मर्स और जो पोल्ट्री फार्मर्स थे। क्यों? क्योंकि अपना सामान किसको बेचेंगे। तो यहां पे प्राइमरी और टर्शरी के बीच में आपको डिपेंडेंसी समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है। टिक लगा दें, अभी नहीं लगाएंगे, पहले डीबी देखेंगे। फार्मर्स सफर्ड अ लॉस व्हेन देयर वाज नॉट इनफ वाटर टू ग्रो कॉटन, ठीक है, वाटर टू ग्रो कॉटन और फार्मर दोनों प्राइमरी प्राइमरी, तो यहां प्राइमरी प्राइमरी, तो हमें तो प्राइमरी और टर्शरी चाहिए। तो द राइट आंसर, ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, जो डिपेंडेंसी दर्शा रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल ये रहा, इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड। मतलब जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, मतलब आधे काम चोरी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे इस तरह के एम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाता है, यह भी एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट ही हुआ ना, कि लोग करते हुए तो दिख रहे हैं काम, लेकिन काम कर नहीं रहे, दे आर नॉट वर्किंग अप टू देयर फुल पोटेंशियल। एंड व्हेन अ पर्सन इज नॉट वर्किंग अप टू हिज और हर फुल पोटेंशियल, ही और शी इज सेड टू बी डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो ऑप्शन बी शुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, सीजनल, एजुकेटेड, ऑल ऑफ द अबव, तो यहां पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अगर जैसे देखते हैं तो ये असर्शन है, ये रीजन है, दोनों को पढ़ो देखो। और वही निंजा टेक्निक हमारी क्या है कि असर्शन पहले पढ़ेंगे, फिर रीजन पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, उनके बीच में तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। क्या है असर्शन, देखिए असर्शन कहता है रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सही बात है, रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। आपको कितने काम करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करो, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी, मतलब क्वालिटी क्वांटिटी एस्पेक्ट्स जो है उसका वो आइडेंटिफाई करना, मैपिंग, सर्वेइंग, ये सब कुछ, फिर रिसोर्स प्लानिंग को नेशनल प्लानिंग से मिलाना, है ना। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सही बात है। असर्शन तो सही है, रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। ये बात भी सही है कि रिसोर्स प्लानिंग से क्या होता है कि इफेक्टिव और जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। अगर आप असर्शन ये होता ना लेकिन कि रिसोर्स प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, इफेक्टिव और जुडिशियस यूज होता है रिसोर्सेज का। बाकी ये रीजन इस चीज को कि व्हाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आई मेरी बात समझ में? तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो उस केस में ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द सेक्टर। सेक्टर को आइडेंटिफाई करो आप, कौन सा सेक्टर है ये, दो स्टेटमेंट दिए आपके सामने। तो सेक्टर इज कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ एक्टिविटी। ओनरशिप ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से क्या है, तो ओनरशिप के हिसाब से या तो प्राइवेट होगा या तो पब्लिक होगा, ठीक है। आपकी बुक में दो ही है ना, तो पब्लिक प्राइवेट होना चाहिए कुछ। अब यहां पे और क्या दिया दूसरा स्टेटमेंट कि मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस सेक्टर इज प्रॉफिट, और ये सेक्टर ऐसा है जो प्रॉफिट कमाना चाहता है बाबू भैया, ठीक है, पैसा। तो यहां पे आप जैसे देखेंगे तो टर्शरी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर इज द राइट आंसर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो होता है तो वो क्या करता है, ओनरशिप के हिसाब से, ओनरशिप के हिसाब से देखोगे पब्लिक प्राइवेट होता है, और मेन ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल अगले सेक्शन के साथ में आता है। तो सेक्शन बी भी हमारा कंप्लीट हो गया। 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था आपको इन 22 क्वेश्चंस में से। तो 18 क्वेश्चन आपने जो भी अटेम्प्ट करे होंगे वो 18 वो होना चाहिए जिसपे आप 110% श्योर हो, ठीक है। अब ये 4 बार बोल चुका हूं ये चीज, तो मैं उम्मीद करता हूं आप छप गई होगी आपको कि जो ऑप्शंस में है तो उनमें से जिसपे आप बहुत अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट हो ना उसे ही सेलेक्ट करना। फाइन, अगर आपको डाउट भी है कि इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसको छोड़ देना, छोड़ने के ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास प्रोविजन है कि हम 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं पेपर में से, 60 में से 10 जो नहीं बन रहे उन्हें छोड़ दो, बाकी 50 तो बनेंगे ना। और जो बाकी 50 बनेंगे, ये मेरा वादा है आपसे और ये मेरा विश्वास है आप पर कि आप 40 लेकर आओगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 केसेस, ठीक है, 2 केसेस है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ गए। क्या है, देयर आर टोटल 12 क्वेश्चंस, 6 करके दोनों केसेस में 12 क्वेश्चन है इन दिस सेक्शन, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 10, तो 12 में से 10 कोई से भी कर सकते हो आप, तो आगे के 4 कर लो, पीछे के 6 कर लो, आगे के 6 कर लो, पीछे के 4 कर लो, 5-5 दोनों में कर लो, जैसी इच्छा हो, जैसा माहौल वहां पे ठीक लगे, जैसे क्वेश्चन बन रहे हो उस हिसाब से करना, लेकिन करना पूरे 10 अटेम्प्ट, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, रीड दी पैसेज, ठीक है, रीड दी पैसेज बिलो। कोई पीछे से चिल्ला रहा है सर पूरे करें क्या, तो पूरे नहीं करना है, ठीक है, पूरे नहीं करना, जितना बोला उतना करो, एडवांस नहीं चलना, ठीक है। अब देखो क्या है, तो रीड दी पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 47 to 52 बेस्ड ऑन इट। पैसेज क्या है देखिए,
पैसेज है नेशनलिज्म aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914, but meanwhile many countries in the world that had been colonized by the European power in the 19th century in the 19th century they began to oppose imperial domination. The anti-imperial movement that developed everywhere were nationalist in the sense that they all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with imperialism. European ideas of nationalism were nowhere replicated, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism. But the idea that society should be organized into nation state came to be accepted as a natural and universal idea. ठीक है, तो ये जो पैसेज है, ठीक है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये कहां से उठ के आया है? आप ही की बुक से आया है। आप ही की बुक में जो सिलेबस में आपके चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसी में जो लास्ट पैराग्राफ्स को आप देखोगे ना, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म वाला जो टॉपिक है, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, उसी टॉपिक से उठ के आया है, मतलब अपने घर का ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बाहर से क्वेश्चन आया, ठीक। अब क्या है, अब इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। मैंने आपको निंजा टेक्निक बताई थी कि पैराग्राफ बाद में पढ़ना, पहले सवाल पढ़ लेना। क्यों? कुछ सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, सवाल बैठ जाएगा, और जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते आधे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। इट वर्क्स, करके देखना। तो उस तरह से अगर जैसे देखें तो सवाल हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस विद द रोमांटिक आइडिया ऑफ क्रिएटिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अमंग द पीपल। अब ये नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म से तो सवाल ही नहीं है, तो रोमांटिसिज्म से आ गया, लेकिन अब क्या है, छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे ना। तो हो सकता है कि क्लास 10th में आप 6th 7th 8th में नहीं हो, आपको इस पैसेज से बाहर भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट, क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। तो यहां पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस विद द रोमांटिक आइडिया ऑफ क्रिएटिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अमंग द पीपल। तो क्या है, देखिए, पॉपुलराइजिंग द लोकल folk tales, songs and plays, emphasizing the importance of territorial expansion, glorifying the development in the science and technology, creating employment opportunities by setting up factory। अब romantic idea of creating nationalist sentiments, उससे क्या जुड़ा हुआ है? तो बहुत सारे लोग क्या है, पैसेज ये पढ़ा है तो इस पैसेज को इंपीरियलिज्म से जोड़ के ये वाला टॉपिक ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पैसेज के हिसाब से नहीं है, क्वेश्चन तो बाहर से पूछा है, ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको लगाना क्या है, तो रोमांटिक, अगर जैसे देखिए रोमांटिक आइडिया ऑफ क्रिएटिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, तो उसमें क्या किया जाएगा, पीपल या फिर जो स्कॉलर्स हैं, दे विल पॉपुलराइज लोकल फोक टेल्स, सॉन्ग्स एंड प्लेज। जोहान गॉटफ्रीड हर्बर्ट कैरोल कुरपुंस्की, ध्यान आए कुछ, ठीक है, इन्होंने कुछ बता के गए आपको पेपर चैप्टर में, तो उस चीज को ध्यान रखना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, which of the following statements about 20th century यूरोपियन पावर इज डेफिनेटली ट्रू। तो 20th सेंचुरी यूरोपियन पावर के बारे में इस पैराग्राफ में बात की गई है कि लड़ रहे थे आपस में, ठीक है, मरे जा रहे थे 20th सेंचुरी में, तो उसके बारे में सवाल आ गया अब यहाँ पे। अब देखिए क्या है, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। तो दे वर इन्वॉल्व इन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्वॉल्व थे। दे वर एक्टिवली वर्किंग फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो जर्मनी से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था, जर्मनी के लोग आपस में लगे होते जर्मनी को यूनिफाई में करने में, ठीक है। अब दे वर इन्वॉल्व इन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये 19th सेंचुरी की बात है, ठीक है। नो डाउट यूरोपियन पावर्स जो थी ना, तो आपको ध्यान हो तो जब जैसे आप देखेंगे जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, तो उसमें अलग अलग जगह से क्या है, जो यूरोपियन पावर्स थे, दे हैव सेंटिमेंट्स फॉर यूरोप, सेंटिमेंट्स फॉर ग्रीस। क्यों? क्योंकि ग्रीस वॉज नोन एज द कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ध्यान रहेगा ये चीज, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, विच नेशन इज नोन एज द कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, वो ध्यान रखिएगा। तो इस कारण से क्या है, ये बात सही है कि सारे लोग जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे, लेकिन वो 19th सेंचुरी की बात है, 1832 जब आजादी दिलवाई थी, तो उस कारण से ये स्टेटमेंट यहां पे सही नहीं होगा। They were actively working for the unification of Germany, ये भी नहीं। They were all working together to end the French Revolution, ये भी नहीं है, ठीक है। ये सब 19th सेंचुरी की बात है। 20th सेंचुरी में क्या हो रहा था, तो they were fighting against each other in the First World War। जी हाँ, तो 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, 20th सेंचुरी का वो पूरा कार्यक्रम था, और उसमें वो लड़ रहे थे आपस में। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, why did the anti-imperialist movements emerge? एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट्स क्यों इमर्ज हुए, ये है सवाल। तो टू अपोज कॉलोनाइजेशन, टू रेजिस्ट यूरोपियन कल्चर, टू डिफीट द इंपीरियल पावर इन लोकल इलेक्शंस, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रेड विद यूरोपियंस। तो देखो, रेजिस्ट यूरोपियन कल्चर में ऐसे कोई कांटे नहीं गड़े थे, लेकिन जो एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट था ना, तो वो एंटी इंपीरियल पावर्स के अगेंस्ट में था। तो इलेक्शन का भी कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ट्रेडर्स का भी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्या है, जो इंपीरियलिस्ट पावर थी, इंपीरियलिस्ट टेंडेंसीज क्या होती है, आपने पढ़ा है चैप्टर में, ठीक है। तो अब देखो वही चीज है कि हर आंसर आपको जरूरी नहीं कि इस पैसेज से निकल के आए, डायरेक्ट स्टेटमेंट ऐसा एक शब्द लिखा हो जरूरी नहीं है, आपको एनालाइज करना होगा। तो यहां अगर एनालाइज करें हम, तो दे वर
विलिंग टू, दे वर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है, जैसे इंडिया में एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट चला अगेंस्ट ब्रिटेन, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंपीरियलिज्म, ब्रिटेन क्या कर रहा था, इंडिया को एक तरह से इंडिया के ऊपर हावी हो गया था, इंडिया को चूस रहा था, तो वहां पे क्या है, कॉलोनाइजेशन प्रोसेस जो था अपने आप में क्या था, एक्सप्लॉइटेटिव था, और उसको अपोज करने के लिए एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट जो है वो इमर्ज होती थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, What led to the collapse of Europe in 1914? 1914 में जैसे आपने देखा कि यूरोप में जो मेजर पावर्स थी वो आपस में लड़ रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, तो कोलैप्स क्यों हुआ? ठीक है, तो मैसिव सिविल अनरेस्ट ड्यू टू पॉवर्टी नहीं, या फिर हो भी सकता है, देखते हैं आगे। एन अटैक फ्रॉम द कॉलोनाइज्ड कंट्री अराउंड द वर्ल्ड नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि इंडिया मारने चले गया था यूरोप में या ब्रिटेन को, कोई अटैक नहीं हुआ कॉलोनाइज्ड कंट्री से अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। द इंटरनल स्ट्रगल अमंगस्ट नेशंस टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी, ऑनगोइंग रिबेलियंस अगेंस्ट एग्जिस्टिंग मोनार्क इन मल्टीपल टेरिटरीज, तो ये भी एक कारण था, लेकिन आपको वही है कि एक जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम यहां देखें तो इंटरनल स्ट्रगल अमंग्स दी नेशन टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी, आपने जितना पढ़ा है सिलेबस में आपको तो पता ही है क्या, कि बाल्कन वाला रीजन, एरिया ऑफ इंटेंस टसल कंफ्लिक्ट, और उसी के चलते क्या है, वो जो इंटरनल स्ट्रगल था टेरिटरी एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है, तो वो चिंगारी से आग बन गई, आग से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, असर्शन आया, ये लो, ठीक है, असर्शन रीजन में अगर आप जैसे समझेंगे तो निंजा टेक्निक हमें वही लगाना है। असर्शन क्या कह रहा है, द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कंफ्लिक्ट, बाल्कन एरिया जो है इट बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कंफ्लिक्ट, रीजन क्या दिया गया है, द बाल्कन स्टेट्स वर फ्यूरियसली जेलियस ऑफ ईच अदर एंड ईच hoped to gain more territory at the expense of other, ठीक है। तो इंटेंस कंफ्लिक्ट का एरिया था, असर्शन सही है। ये जो स्टेटमेंट है कि एक दूसरे से जलते थे, ठीक है, तो यहां पे एक दूसरे से जलते थे और ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी लेना चाहते थे एक दूसरे के अगेंस्ट में, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। और यही स्टेटमेंट, यही रीजन है जिस कारण से बाल्कन रीजन क्या है, एक इंटेंस कंफ्लिक्ट वाला पूरा का पूरा एरिया, एक पूरा का पूरा रीजन बन गया था। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल ये रहा, यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नोवर रेप्लिकेटेड for people everywhere developed their own specific variety of nationalism, choose the option which correctly explains the given statement, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या, तो यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नोवर रेप्लिकेटेड, ठीक है, फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म, ये इतना स्टेटमेंट है। चूज द ऑप्शन व्हिच करेक्टली एक्सप्लेन्स द गिवन स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन जो है इस गिवन स्टेटमेंट को बहुत करेक्टली एक्सप्लेन करता है, बताइए। देखिए, द आइडिया ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म वॉज रिजेक्टेड, नहीं, ऐसा नहीं है कि यूरोपियन नेशनलिज्म के आइडिया को ही रिजेक्ट कर दिया था। नेशनलिज्म का आइडिया जो है, लिबरलिज्म का आइडिया जो है, तो अल्टीमेटली जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो लोगों ने फ्रांस में जब देखा कि यार आजादी मिल सकती है, तभी तो कॉलोनियल कंट्रीज ने भी क्या सोचा कि आजादी मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं यूरोपियन नेशनलिज्म वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मेनी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज, ठीक है, उसको रिजेक्ट नहीं किया गया था, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और ये स्टेटमेंट किस चीज की बात कर रहा है, कि नेशनलिज्म डेवलप्ड इन डिफरेंट कंट्रीज डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस प्रिवेलेंट देयर, जी हां, तो इंडिया में नेशनलिज्म डेवलप हुआ, नो डाउट यूरोपियन नेशनलिज्म ने से इंस्पायर हुए हम, लेकिन हमने हमारा अपना मॉडल, एक मॉडल ऑफ नेशनलिज्म डेवलप किया ना, तो ये स्टेटमेंट ज्यादा करीब लग रहा है इस स्टेटमेंट के, ठीक है। अभी आगे और पढ़ेंगे, एवरीवन इज कॉपीइंग द आइडिया ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म, नहीं लिखा है कि देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म, तो कॉपी तो नहीं चल रहा था, ठीक है। नन ऑफ द अबव होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन बी इज द मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस केस में आपको ऑप्शन बी सही आंसर होते हुए देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या है, तो जैसे आपको पता है सेक्शन सी में आपके दो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो एक पैसेज आपने देख लिया है, हिस्ट्री का था, एक जैसे अब ज्योग्राफी से अगर पैसेज आता है, तो पैसेज किस चीज पे, देखो ये रिसोर्स प्लानिंग, मतलब चैप्टर 1 ज्योग्राफी का जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वहां से पैसेज आया। रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, पता है हमें, ठीक है। तो अब अगर जैसे देखें तो क्या दिया है इसमें, वही दिया गया, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोव्ड विद appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans, matching the resource development plan with overall national development plans, ठीक है। तो ये 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग बताई गई है, और भी है पैसेज। इंडिया हैज मेड कंक्रीटेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year plan launched after independence. The availability of resource is
a necessary condition for development of region, but mere availability of resource in the absence of corresponding changes in technology and institution में hinder the development। सही है, मतलब यहाँ टेक्नोलॉजी की बात की गई है, यहाँ फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात की गई है। देखो निंजा टेक्निक हमारी वही होने वाली है कि आप पैसेज पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के आओगे और पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारे आंसर वहीं के वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे आंसर आपको वहीं के वहीं मिल जाएंगे। देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। ऑन दी कॉन्ट्रेरी देयर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। ठीक है, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बता रहे हैं और उसी कारण से रिसोर्स प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, जो फॉरेनर्स आए तो वो इसीलिए आए थे, उन्हें वहां पे क्या दिख रहा था? इंडिया क्यों आएंगे वो घूम फिर के? उन्हें यहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ रिसोर्सेज हैं बहुत सारे। ठीक है, तो कॉलोनाइजेशन का कारण ये रहा रिच रिसोर्सेज इन द कॉलोनीज। इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब क्योंकि जो यूरोपियन पावर्स थे, कॉलोनियल पावर्स थे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास रिसोर्स थे, उन्होंने एक्सप्लॉइट करके ले गए सब। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ colonizing countries that help them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। ठीक है, ये हो गया। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technology, development and institutional change। तो यहाँ पे वही बताया गया कि contribute to the development resources, development में कब contribute करेंगे? जब टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, इंस्टीट्यूशनल चेंज आएगा। ठीक है, जब जिस कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं वह कंट्री उन रिसोर्सेज का प्रॉपर डेवलपमेंट के बारे में सोचे, इकोलॉजी के बारे में सोचे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल and resource development in particular do not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resource and the historical experience of people। ठीक है, तो इन सारी चीजों का मेल जोल है जिसके चलते आज डेवलपमेंट और पर्टिकुलरली रिसोर्स डेवलपमेंट आपको इंडिया में देखने को मिलता है। तो ये प्यारा सा पैसेज था। सवाल क्या बने इस पे देखिए, तो फ्रॉम विच 5 ईयर प्लान हैज इंडिया मेड कंक्रीटेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। क्वेश्चन पढ़ के पहले फिर पैराग्राफ पढ़ने जाओगे तो पहली लाइन में पता चल जाएगा आपको क्या कि हाँ ये लिखा है यहाँ पे कि फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आया समझ में क्या निंजा टेक्निक की बात कर रहा हूं मैं? ठीक है, अगली चीज क्या है बच्चे, ये पूछते केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो मैंने एक जो वीडियो बनाया उसमें भी यही बताया कि ये एक चीज कर सकते हैं हम। ठीक है, हमें नहीं पता है कि क्वेश्चन एनालाइज करने पे किस पार्ट पे आएगा। अल्टीमेटली आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, कुछ एनालाइज भी करना पड़ेंगे। जैसे रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, सस्टेनेबल इकोनॉमी, एक्सप्लॉइटेशन और नन ऑफ दीज। तो रिसोर्स प्लान करके जाओगे तब तो खूब एक्सप्लॉइट कर लोगे आप, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन सही आंसर नहीं होगा, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। नो डाउट रिसोर्स प्लानिंग होगी तो इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, आप एनवायरमेंट को हम नहीं पहुंचा पाओगे, आपकी नीड भी पूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अगला सवाल ये रहा, What was the main attraction of the foreign invaders to India? फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया क्यों आए? घूमने के लिए नहीं। बताया ना मैंने आपको पैसेज में क्या पढ़ा कि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास रिसोर्स थे, आ गए एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो आर्किटेक्चर के कारण आए, रिसोर्स के कारण आए, इरिगेशन मेथड के कारण आए, स्पाइसेस के कारण आए। तो नो डाउट स्पाइसेस भी एक कारण था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड कंटेक्स्ट, रिसोर्स शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इसलिए ये रिसोर्स वर द मेन, रिसोर्सेस वर द मेन अट्रैक्शन of foreign invaders to India। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, which of the following is essential for sustainable existence of all forms of life? जितने भी प्रकार की आपको लाइफ धरती पर देखने को मिल रही है, ठीक है, सबके मतलब सब प्रॉपरली एग्जिस्ट कर पाए, सभी का कह सकते हैं कि स्पेस हो, सभी रह पाए इस धरती पर, तो उसके लिए क्या जरूरी है, क्या एसेंशियल है? रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, रिसोर्स जनरेशन। ठीक है, तो देखो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट भी सही लगता है, प्लानिंग भी सही लगता है, रिसोर्स जनरेशन तो आप क्या ही जनरेट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या दो सही लग रहे हैं, क्या लगाओगे सही? तो अगेन वही वाली बात है कि क्या क्लोजेस्ट लगता है। इतनी देर से रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, टॉपिक रिसोर्स प्लानिंग है। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग ही टिक लगा दो। तो ऑप्शन ए शुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि बी भी उसी राग में गा रहा है, लेकिन रिसोर्स प्लानिंग लगाएंगे हम। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों है? बिकॉज ऑफ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, बिकॉज वी नीड टू थिंक ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सही बात है, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, वी नीड टू कंसीडर मटेरियल इन द एनवायरमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ठीक है, तो ये क्या आइडेंटिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है रिसोर्स प्लानिंग के लिए। they need to collect material and resources and then use them accordingly। ये बात भी सही है, रिसोर्स प्लानिंग इसलिए भी जरूरी है। तो why do we need रिसोर्स प्लानिंग? सभी सही है, क्या लगाओगे आप? ठीक है, क्या सही लगाओगे यहाँ पे? तो
यहां सही ए लगाएंगे हम। क्यों लगाएंगे ये देखो मैं बताता हूं। तो बिकॉज ऑफ द इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, और पैसेज के अकॉर्डिंग अगर जाओगे ना आप, तो यहां पे ये जो लाइंस है देखिए क्या है कि ये जो लाइन है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी इन कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मेयर अवेलेबिलिटी इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी में हिंडर दी डेवलपमेंट। और क्या आगे बताया गया कि मेनी रीजन्स इन द कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज, और कुछ रीजन है जहां पे रिसोर्सेज नहीं है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, उस कारण से क्या है, रिसोर्स प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे आप जैसे जाएंगे तो क्या होगा कि ऑप्शन ए जो है ना, कि डाइवर्सिटी जो है रिसोर्सेज में, उस डाइवर्सिटी के चलते अब क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं जब स्कूल में, तो इसीलिए मैनेजमेंट जरूरी है कि कब बच्चे कब किसकी छुट्टी होगी, पहले किसकी बस आएगी, आगे समझ में। तो ये सारे ऑप्शंस लगभग सही लग रहे हैं, लेकिन वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहां पे बिकॉज ऑफ द एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वी आर रिक्वायर्ड टू डू अ प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग इसलिए हमें चाहिए रहेगी, बाकी फ्यूचर जनरेशन वगैरह सब कुछ है। और अगर कहीं ऑप्शन ऐसा जाता ऑल ऑफ द अबव, तो लगा ही दोगे आप ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, व्हाट डज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व। अब ये क्वेश्चन जो है ना, तो ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा टेक्निकली मुझे लग रहा है कि गलत है। व्हाट डज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्व, तो डिफाइनिंग द नंबर ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आप आइडेंटिफाई करें, ये भी सही है। सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये चीज भी सही है, रिसोर्स प्लानिंग का ही पार्ट है, सेकंड पार्ट। फिर क्या है, टेकिंग गवर्नमेंट परमिशन भी लेना पड़ती है देखा जाए तो, लेकिन वो 3 स्टेप प्लानिंग में आपको नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर यहां ये होता कि व्हाट डज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया डू नॉट इन्वॉल्व, तो आप मतलब वैसे तो परमिशन लेना पड़ती है, लेकिन तो आप लगा सकते थे, क्योंकि 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग जो है वो तीनों यहां एक पॉइंट में लिख दिए, 1, 2 और ये तीसरी, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो यहां पे क्या है, ये आंसर फ्री वाला है, ए बी सी कुछ भी लगा सकते हो आप, मतलब ए बी डी कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ डिफॉल्ट लग रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको इस क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे। तो नाच लो जरा एक बार कि ये क्वेश्चन में जिसने भी जो भी लगाया सबको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है। ठीक है, यहां पे इसीलिए लिख दिया कि डैश फ्री बी टाइप से है ये। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा सेक्शन सी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी की अगर बात करें ना, तो इसमें क्या है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है, दोनों अटेम्प्ट करना है। विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट जो है, तो उन लोगों के लिए अलग क्वेश्चन रहते हैं, आपको वो अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, जो लोग देख पाते हैं प्रॉपर, तो वो मैप देखेंगे और मैप देखने के बाद जो सवाल पूछे उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। देखिए क्या है, तो ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द लोकेशन विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन मैप द क्रॉप ग्रोइंग रीजन एरिया हैज बीन मार्क्ड ए, आइडेंटिफाई द क्रॉप एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये एरिया को मार्क किया गया क्रॉप ए की तरह, तो ये एरिया कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। आपसे उत्तर प्रदेश नहीं पूछा है, लेकिन आइडेंटिफाई द क्रॉप एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सी क्रॉप यहां ग्रो की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जैसे आप देखोगे टी, कॉफी, रबर, तीनों ही नहीं ग्रो की जाती, क्योंकि तीनों के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए रहती है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, ना वो सॉइल है। तो हम कहां जाएंगे, शुगर केन, और हमें यह भी पता है कि देयर आर मल्टीपल शुगर मिल्स इन उत्तर प्रदेश, तो शुगर केन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, शुगर केन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द लोकेशन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या है यहां पे आप देखो, तो ऑन द गिवन मैप अ क्रॉप ग्रोइंग रीजन एरिया हैज बीन मार्क्ड बी। ठीक है, आइडेंटिफाई द सॉइल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, मार्क्ड बी, तो यहां पे ये क्रॉप ग्रोइंग रीजन है। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या पता करना है, आइडेंटिफाई द सॉइल। अब यहां पे ये नहीं पूछ रहे कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, यहां आपसे सॉइल पूछ लिया है। ठीक है, ऑप्शन है मतलब मार्क्ड पॉइंट कौन सा है, बी, तो बी के लिए आप क्या लगाएंगे, कौन सी सॉइल है, एरिड और डेजर्ट सॉइल। ठीक है, तो एरिड और डेजर्ट सॉइल शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक सरप्राइज क्वेश्चन मेरी तरफ से लेते जाओ कि अगर मान लो यहां पे ये पूछ लिया जाता सॉइल की जगह क्रॉप, तो कौन सी क्रॉप यहां ग्रो की जाती है, एरिड इसमें सॉइल में, तो आप ये कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, सिंपल, तो आप ये कमेंट सेक्शन में बता देंगे। और उसके अलावा जैसे जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं, तो उन लोगों के लिए क्वेश्चन क्या आया, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, तो तहरी हमें पता है। ठीक है, फिर क्या है, ऑप्शन सी हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप, तो अनाज की अगर हम बात करें तो वीट, ज्वार, बाजरा सभी अनाज है, लेकिन प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप में क्या जाएगा, राइस आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारा ये जो सिलेबस था, सिलेबस इन द सेंस कि ये जो पेपर था, इसका सोल्यूशन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है आपने कितने सवाल सही किए। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सही किए हैं। ठीक है, मेरी उम्मीद पर खरे उतरोगे आप फाइनल एग्जाम में भी। 2 मॉक टेस्ट आप मेरे तरफ से दे चुके हो, उसके अलावा आपने जितने प्रैक्टिस करे हैं बढ़िया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जहां गलती कर रहे हो सुधार करो, देखो क्या गलती हुई, सिली मिस्टेक है तो वो सिली मिस्टेक आगे ना करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपने बनाए हैं, एनसीईआरटी, अगर मतलब एनसीईआरटी ऐसा नहीं
नहीं कि आप पहली बार पढ़ना चालू कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ चुके, तो एक बार और पन्ने दौड़ा लेना, ठीक है, एक बार और लाइंस को देख लेना, तो क्या है, एक फोटोजेनिक मेमोरी क्रिएट होने लगी कि हाँ ये वहां से आया है, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन वैसी है, ठीक है। तो इस सेशन को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जो पेपर मैंने आपको दो दिए, आपने अगर सॉल्व कर लिए हैं, किसी ने सॉल्व नहीं किए तो उन्हें दे देना। तो क्या होगा कि उस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके दोस्तों की भी मदद हो जाएगी, ठीक है। कल यानी कि 29 नवंबर को हम लोग मिल रहे हैं 4 बजे। तो आज 28 है, आप आज तक आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब आपका जितना भी डाउट है ना, तो सारी पोर्ट की बनाना, और कल लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन है 4 बजे, तो हम वहां पे और चीजों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब जब सब कुछ पढ़ोगे तो और डाउट निकलेंगे, तो डाउट को कल मिलाते हैं 4 बजे। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।